Welcome you all in this fourth part of the series. Already we have covered three sessions over the geotechnical engineering, in which part 1, part 2 and part 3 content are on your screen. The link for the respective session is in the description, or you can check the playlist of the geotechnical engineering for more. So today we are going to start with the part number 4 of the video, and let me make a heading on which we are going to discuss today. So basically we are going to discuss about the stress distribution over the different kind of foundation and different kind of theories. Okay, so in this session we will discuss some example over it also, and kind of question which can be helpful to you in an examination. So let's get started. So stress distribution can be started with the help of first one, that we are going to discuss about a theory which is much more important, and the MCQ you may find out in each and every examination. So first is you all know about the name, that is the Boussinesq theory, and assumption of the Boussinesq theory is also asked in many examinations. So we are going to discuss about it first. So basically सबसे पहले मतलब Boussinesq इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं. So under which assumptions is important. Okay, so we are going to discuss about the assumptions first. So assumptions मतलब क्या क्या है, तो कि basically soil is homogeneous. First assumption, soil is homogeneous. Okay, सो होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है, तो कि एनी मटेरियल, इसका मतलब पर्टिकुलर अगर मीनिंग की बात की जाए तो कि अगर कोई भी मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस, अगर मतलब क्या होता है, तो कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती है वो आइडेंटिकल रहते हैं एट ईच एंड एवरी डिफरेंट पॉइंट इन द आइडेंटिकल डायरेक्शंस. ओके, सो दैट इज़ नोन एज द होमोजीनियस. मतलब क्या होगा, तो कि आप मतलब कोई भी मटेरियल है, मटेरियल के मतलब ईच एंड एवरी मतलब कोई भी डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो आपको मतलब सेम मिलेगी. सो दैट इज़ नोन एज द होमोजीनियस. ओके, सेकंड मतलब क्या होता है, तो कि सोइल इज ऑल्सो आइसोट्रोपिक. आइसोट्रोपिक का मतलब मीनिंग क्या होता है, आइसोट्रोपिक, व्हाट यू कैन से आइसोट्रोपिक. सो बेसिकली मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक इफ it has the identical elastic property in all the direction. Okay, so the property कैसी रहेगी, तो कि सेम elastic properties. Okay, so that is known as the isotropic. And the third one that is more important. Okay, so third one is known as the semi infinite. Semi infinite. अब सेमी इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, किसको कहते हैं सेमी इनफाइनाइट. तो बेसिकली कोई भी मटेरियल है, या तो इनफाइनाइट हो सकता है या तो नहीं हो सकता, बट ये सेमी इनफाइनाइट क्या होता है, तो कि कोई भी मटेरियल इज सेड टू बी सेमी इनफाइनाइट इफ इट एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन ऑल द डायरेक्शन बिलो द हॉरिजॉन्टल सरफेस. मतलब कि एक सरफेस है हॉरिजॉन्टल, वो सरफेस के नीचे की ओर मतलब इनफाइनाइट तक मतलब फैला हुआ मटेरियल हो, तो उसको बोला जाता है सेमी इनफाइनाइट. जस्ट लाइक कि ये अपना मतलब ग्राउंड सरफेस है और उसके नीचे मतलब इनफाइनाइट जगह तक मतलब सोइल अवेलेबल है. ओके, सो दैट इज़ नोन एज दी सेमी इनफाइनाइट सोइल. सो यहाँ पर मैं एक ग्राउंड बना देता हूँ और नीचे की ओर हम लोग मतलब कोई ना कोई मटेरियल, मतलब आप ऐसा मतलब बोल सकते हो कि इनफाइनाइट तक मतलब सोइल फैली हुई है, तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी. ओके, तो ये तीन चीज़ तो मतलब 3 वर्ड्स तो अपने को एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. इसके अलावा मतलब क्या है, तो कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो अपने को मतलब याद होनी चाहिए. तो बेसिकली इसके अलावा क्या क्या ऐड होता है, तो कि जो सोइल रहती है वो कैसी रहती है, वेटलेस रहती है. सोइल इज़ वेटलेस. उसके अलावा जो भी मतलब लोड लगेगा वो कैसा लगेगा, पॉइंट लोड ही लग रहा है ऑन दी सरफेस, या तो ग्राउंड के ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है. एंड जो भी मीडियम है वो कैसा है, दैट इज़ द इलास्टिक मीडियम. ओके, तो ये मतलब चीज़ें हैं जो आपको मतलब याद रखनी है, या तो दिस आर द अजम्पशंस जिसके बारे में डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आपको याद रखना है. अब इसी का बेसिस पे मतलब एक इक्वेशन है जो हम लोग यहाँ पर डिराइव तो नहीं करेंगे, बट इक्वेशन अपने को याद रखना ज़रूरी है. एग्ज़ाम में 2 मार्क्स की अगर गेट की एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है काफ़ी बार.
तो कि वर्टिकल मतलब स्ट्रेस पूछी जाती है कोई भी असिस्टेंट इंजीनियर लेवल की एग्ज़ाम है तो वहाँ पर भी आपको मतलब पूछा जा सकता है। यूपीएससी की एग्ज़ाम है, जीपीएससी की एग्ज़ाम है, वहाँ पर भी आपको पूछा जाता है। तो कि वर्टिकल स्ट्रेसिस मतलब कितनी होती है, तो वर्टिकल स्ट्रेस मतलब कितनी लगती है बिलो द ग्राउंड, और कहीं पर मतलब पॉइंट अगर पूछा जाए तो दैट इज़ द सिग्मा जेड। सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो कि कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आ जाता है जेड स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 पाई, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा 1 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, तो कि 1 प्लस क्या है, तो कि r डिवाइड बाई जेड, और वो पूरा का पूरा स्क्वायर, और ये जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज़ द इक्वेशन विच यू मस्ट नीड टू रिमेंबर, बराबर। सो ये इक्वेशन मतलब वैलिड किसके लिए है, तो कि जो केस रहेगा वो कैसा रहेगा, सो केस कैन बी रिटन ईयर। यहाँ पर मैं मतलब एक केस लिख रहा हूँ जिसके लिए ये इक्वेशन क्या होगा, ये इक्वेशन मतलब अपना वैलिड रहेगा। ओके, सो जस्ट वेट एंड वॉच। सो बेसिकली क्या है, तो कि यहाँ पर कहीं पर अपने को स्ट्रेस मतलब ढूंढनी है। ओके, सो दिस आर द 2 पॉइंट्स, इंटरमीडिएट पॉइंट्स हम लोग इसको बोल सकते हैं। ऊपर की ओर मतलब क्या है, तो कि यहाँ पर मान लो कि कहीं पर मतलब लोड लग रहा है, लेट्स से दिस इज़ अवर लोड Q, कैपिटल Q इज़ द लोड, एंड व्हाट इज़ दिस इज़ अवर ग्राउंड। ओके, सो आई कैन राइट डाउन लाइक दिस, इसको मतलब कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, डिस्टेंस कितना है, तो कि बेसिकली लेट्स कंसीडर अ डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। कितना डिस्टेंस है, तो कि लेट्स से कि कैपिटल Z जितना मतलब क्या है, तो कि कैपिटल Z जितना अपने पास डिस्टेंस अवेलेबल है। R क्या आ जाएगा, तो कि यहाँ से अगर कोई एक मतलब पर्टिकुलरली देखा जाए तो कोई एक डिस्टेंस तक जहाँ पर अपने को स्ट्रेस पता लगानी है कि ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट के ऊपर अपने को स्ट्रेस पता लगानी है। सो दैट इज़ अवर सिग्मा Z। यहाँ पर क्या मिलेगी, सिग्मा Z मिलेगी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर। अब यही चीज़ मतलब मैं वापस मतलब यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। सो बेसिकली आपको पता चल ही गया होगा Q क्या है, पॉइंट लोड है, Z क्या है, तो कि वर्टिकल डिस्टेंस है, फिर R क्या है, तो कि मतलब रेडियस आप मतलब बोल सकते हो, या तो फिर मतलब डिस्टेंस बोल सकते हो। अगर अपने पास मतलब डायरेक्टली ना दिया गया हो तो हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है यहाँ पर। फिर यही इक्वेशन को आपको काफ़ी सारे बुक के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो कि हम लोग अगर काफ़ी सारे बुक देखते हैं तो यहाँ पर मतलब और मैं करके लिख रहा हूँ, तो कि काफ़ी सारे बुक के अंदर सेम इक्वेशन अपने को देखने को मिलता है। कैसा, तो कि काफ़ी सारी बुक में देखने को मिलता है सिग्मा Z इज इक्वल टू के जेड इंटू सॉरी नॉट के जेड, के बी इंटू मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाता है Q डिवाइड बाई क्या आ जाता है, तो कि Z स्क्वायर। तो यहाँ पर भी मतलब ये क्या चीज़ है, तो कि बेसिकली जो यहाँ पर आपको के बी देखने को मिलता है, ये के बी क्या है, तो कि दैट इज़ नॉन एज दी जो बोसिनिक इक्वेशन मतलब बनाया है। तो बोसिनिक इक्वेशन का क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्लुएंस मतलब फैक्टर बोलते हो, इन्फ्लुएंस फैक्टर के तौर पे इसको मतलब रखा जाता है, या तो आप मतलब बोल सकते हो। सॉरी अबाउट द हैंड राइटिंग। फिर मतलब बात करते हैं के बी की, तो कि केप सिप के बी मतलब क्या हो जाएगा, तो कि सिप के बी हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 टाइम्स पाई। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर था वो सेम 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, तो कि 1 प्लस R डिवाइड बाई Z, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और पूरे ब्रैकेट का मतलब क्या आ जाएगा 5/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी के बी की। तो काफ़ी बार के बी की वैल्यू आपको दी जाती है तो इतना डायरेक्ट निकल जाता है आपको Q और Z के बेसिस पे ही डायरेक्टली। काफ़ी सारी एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से मतलब आंसर मिल जाता है। ओके, फिर एक चीज़ है कि जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन मतलब वैलिड किसके लिए, तो कि मतलब जो बोसिनिक थियरी है, ओके, वो थियरी वैलिड किसके लिए, सो कि दैट इज़ वैलिड ओनली फॉर द सेल ऑफ फाउंडेशन। ओके, तो ये मतलब वैलिड है सेल ऑफ फाउंडेशन के लिए ही। तो कुछ ऐसा मतलब है बोसिनिक थियरी से जो आपको मतलब पूछा जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ शायद आपको पूछी जा सकती है, दैट इज़ नॉन एज द आइसोबार। तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में कि मतलब आइसोबार मतलब होता क्या है। ओके, तो आइसोबार मतलब होता क्या है, तो कि मतलब मान लो कि एक अपने पास कोई एक लेट्स से वी हैव वन ग्राउंड लाइक दिस, और ग्राउंड के ऊपर मतलब कोई एक लोड लग रहा है, लेट्स से यहाँ पर एक लोड लग रहा है। ओके, तो ड्यू टू दिस लोड क्या होता है, तो कि मतलब अपने को यहाँ पर एक बबल टाइप की मतलब स्ट्रेस की अरेंजमेंट देखने को मिलती है। तो ये जो बबल टाइप की स्ट्रेस की अरेंजमेंट्स देखने को मिलती है,
सो दिस अरेंजमेंट इज़ नोन एज द आइसोबार। इसी को ही क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आइसोबार। ओके, तो बस इसमें मतलब यही है कि इसको मतलब एक और चीज़ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कि प्रेशर बल्ब, इसको प्रेशर बल्ब भी कहा जाता है। एंड जो मतलब प्रेशर रहता है सोइल के अंदर ड्यू टू दिस आइसोबार इज़ ग्रेटर देन द प्रेशर प्रेजेंस ऑन दैट आइसोबार। ओके, मतलब कि क्या होता है, तो कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू बाहर का प्रेशर ऑन द आइसोबार। तो ये चीज़ है जो आपको मतलब याद रखनी है फ्रॉम द थियरी। एक और चीज़ जो अपने को यहाँ से शायद पूछ सकते हैं, दैट इज़ नोन एज दी व्हाट आई कैन से, अगर मान लो कि कोई अपने पास सर्कुलर लोडेड एरिया है, ओके, कि कोई सर्कुलर लोडेड एरिया है, तो उसके लिए अगर अपने को पूछा जाए कि सर्कुलर लोडेड एरिया के लिए मतलब स्ट्रेस कितनी होगी, तो कि लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द सर्कुलर लोडेड एरिया। So for the circular loaded area, let me first draw like this. So let's say this is a circular loaded area and let's say कि अपने को मतलब स्ट्रेस चाहिए on some distance which can be look like this and this, अगर आप मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, सो मेंस एग्जामिनेशन के लिए मस्ट हो जाता है, याद रखना। सो लेट्स मूव हेड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थियरी की बात करते हैं जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। सो फॉर दिस रिगार्ड our next theory is named as the Newmark's theory. Okay, Newmark's influence chart. So this is our next theory on which we are going to discuss. So let me first set my pen to like this. Okay, so Newmark's influence chart क्या होता है, तो कि बेसिकली ये मतलब क्या होता है, तो कि आपके पास जो भी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रहता है फाउंडेशन के ऊपर वर्टिकल स्ट्रेस का, उसको दिखाता है ये चार्ट। एंड द वर्टिकल स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द चार्ट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द वर्टिकल स्ट्रेस विच कैन बी वर्टिकल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा जेड विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लाइक आई एन एंड क्यू। ओके, जहाँ पर मतलब आई क्या है, तो कि आई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट। ओके, इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट इसको बोला जाता है आई। एन क्या दिखाता है, एन इज़ नॉन एज द नंबर ऑफ सेक्शंस, या तो नंबर ऑफ सेक्टर, या तो एरिया एरिया यूनिट मतलब ऑक्यूपाइड बाय फुटिंग, तो इसको मतलब लिखते हैं नंबर ऑफ सेक्शंस। ओके, सो दैट इज़ एन। एंड क्यू क्या दिखाता है, तो कि क्यू दिखाता है इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। ओके, अब ये होता क्या है, तो कि बेसिकली मान लो कि आपके पास कोई एक मतलब फाउंडेशन है विच कैन बी लुक लाइक दिस, ऐसा मतलब हो सकता है। ओके, सो बेसिकली होता क्या है, तो कि आप यहाँ पर अगर मतलब इसको डिवाइड कर दो तो आपको नंबर ऑफ मतलब एरियाज दिखेंगे, और इसी को मतलब अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है विच कैन बी लुक लाइक दिस फॉर द स्टैंडर्ड पर्पज। ओके, और फिर यहाँ पर इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, तो कि मतलब सर्कल्स मतलब बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटीज़ एंड यू कैन गेट द नंबर ऑफ डिवीज़न अकॉर्डिंगली। तो ऐसा कुछ मतलब है। एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन दी बोसिनी की थियरी जो है उसी के बेसिस पे रहता है। एंड जो मतलब यूनिट रहता है वो मतलब वर्टिकल स्ट्रेसिस सेंटर से मतलब गिनी जाती है, जो ये सेंटर है वहाँ से गिनी जाएगी। एंड जो भी मतलब वर्टिकल स्ट्रेसेस रहती है लोडेड एरिया कोई भी शेप का मतलब हो, उसके ऊपर मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, सिर्फ मतलब अपने को इंटेंसिटी के साथ लेना देना है, और नंबर ऑफ मतलब एन के साथ और आई के साथ मतलब लेना देना है। फिर आगे अगर मतलब देखा जाए तो एक और इक्वेशन है, या तो आप मतलब उसको थियरी भी मतलब बोल सकते हो। थियरी नेम एज द वेस्टर्न गार्ड। ओके, वेस्टर्न गार्ड थियरी आप मतलब ऐसा बोल सकते हो। इसी के बेसिस पे भी हम लोग मतलब फाउंडेशन मतलब सूटेबल मतलब देखते हैं स्ट्रेसेस। तो कि वर्टिकल स्ट्रेस क्या होती है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न गार्ड, सो दैट इज सिग्मा जेड। सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू डिवाइड बाई क्या आ जाता है, जेड स्क्वायर पाई, और ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, तो कि 1 + 2 टाइम्स आर डिवाइड बाई जेड इसका स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/2। ओके,
क्यू क्या है तो कि एज यूजुअल लोड है, जेड अपने पास मतलब डेप्थ है, आर रेडियल डिस्टेंस है जो अपने को चाहिए जहाँ पर वो रेडियल डिस्टेंस, एंड बाकी की चीज़ें आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो दिस इज़ द इक्वेशन, आपको याद रखना है इक्वेशन, शायद मतलब इसके बेस पे आपको न्यूमेरिक्स पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, या तो फिर अगर मतलब कुछ डेटा दिया गया हो या तो कंपैरिजन दिया गया हो तो 1 मार्क के लिए भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो बेसिकली यहाँ से आपको अभी करंट के मतलब ट्रेंड के अकॉर्डिंगली दिस इज़ द ट्रेंड, ओके, ट्रेंड ऑफ द एग्जामिनेशन, कि मतलब यहाँ से आपको मतलब क्वेश्चंस अलग अलग पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। 1 मार्क के लिए मिल सकता है, 2 मार्क के लिए मिल सकता है, इस डिपेंड्स अपॉन द एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम, ओके। तो कि क्या पूछा जाता है तो कि मान लो कि मतलब एक सरफेस है, लेट्स से वी हैव वन सरफेस, ओके, एंड वी कैन मेक द सेम सरफेस हियर ऑल्सो, एंड फॉर दिस सरफेस यहाँ पर अगर मान लो कि कोई एक मतलब फाउंडेशन बना देते हैं, लेट्स से कि वी हैव वन रिजिड फाउंडेशन ओवर हियर, ओके, एक फाउंडेशन है दैट इज़ द रिजिड फाउंडेशन, एंड उसका कुछ अमाउंट ऑफ सेटलमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो दिस आर सम सेटलमेंट, लेट्स से दिस इज़ द सेटलमेंट एरिया, ओके। सेम चीज़ मैं यहाँ से मतलब कॉपी कर लेता हूँ, वेट अ मिनट। सो लेट्स मेक अ कॉपी एंड लेट्स पेस्ट हियर, ओके। सो दिस कैन बी लुक लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पर अपने पास 2 मतलब फाउंडेशन है। एक फाउंडेशन जो है ये वाला फाउंडेशन अगर बात की जाए पर्टिकुलरली फर्स्ट वन, सो दिस फाउंडेशन दिस इज़ अवर सेटलमेंट, and this is the rigid foundation, okay, and you can see the same thing here, same चीज़ मतलब यहाँ पर भी है, this is the rigid foundation and this is the settlement। अब ये है क्या तो कि मान लो कि मतलब आपको कहा जाता है कि अगर यहाँ पर क्या है तो कि यहाँ पर अगर क्ले अवेलेबल है और यहाँ पर दूसरी ओर क्या है, यहाँ पर अपने पास सैंड अवेलेबल है, ओके। सो क्ले और सैंड दोनों के लिए मतलब आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर का डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा आपको मतलब पूछा जाता है करंटली। तो बेसिकली अगर ये क्ले अवेलेबल है देन इट कैन बी लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा मतलब आपको डायग्राम देखने को मिलेगा अगर क्ले अवेलेबल है तो। याद रखना क्ले के लिए ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो आपको डायग्राम दिखा के भी मतलब डायरेक्टली पूछा जाता है टाइप्स ऑफ सोइल, या तो सोइल के बारे में बताने के बाद भी मतलब पूछ सकते हैं कि कैसा मतलब कॉन्टैक्ट प्रेशर डायग्राम बनेगा, ओके। सो दिस इज नोन एज द कॉन्टैक्ट प्रेशर, बराबर। सिमिलरली अगर मतलब सैंड अवेलेबल है तो सैंड के लिए मतलब कैसा डायग्राम बनेगा तो कि सैंड के लिए डायरेक्टली अपने को कुछ ऐसा पैराबोलिक शेप का डायग्राम देखने को मिलेगा। दिस डायग्राम इज़ नॉट टू स्केल, सो डोंट जज इज लाइक दैट, ओके, कि ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा बनाया वगैरह वगैरह। सो इट कैन बी लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा मतलब डायग्राम देखने को मिलता है, बराबर। सिमिलरली अगर यही जगह पे अपने पास मतलब क्या हो तो कि सेम मतलब कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर अपने पास मान लो कि यहाँ पर रिजिड फुटिंग है तो फ्लेक्सिबल फुटिंग अगर हो, मतलब हम लोग रोड की बात कर रहे हैं, इफ़ सपोज वी हैव द फ्लेक्सिबल फुटिंग तो क्या मतलब होगा। सो लेट्स सी दैट थिंग ऑल्सो, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो कि इफ़ सपोज द थिंग्स आर लाइक दिस, और बाकी की चीज़ें यहाँ पर मिटा देते हैं, वेट अ मिनट। सो लेट्स रिमूव इट, लेट्स रिमूव दिस थिंग ऑल्सो, एंड दिस इज़ द फ्लेक्सिबल फुटिंग, ओके। यहाँ पर क्या है तो कि यहाँ पर है फ्लेक्सिबल फुटिंग, और सिमिलरली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी फ्लेक्सिबल फुटिंग है अपने पास अवेलेबल, और क्ले दोनों, एक बार क्ले एक बार सैंड अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट प्रेशर डायग्राम कैसा बनेगा इसके लिए तो कि यहाँ पर जो सेटलमेंट है वो सेटलमेंट भी मतलब चेंज हो जाएगा, ओके। तो सेटलमेंट मतलब कैसा हो जाएगा तो कि इट कैन नॉट बी लुक लाइक दिस, रिजिड नहीं है इसलिए मतलब कुछ ऐसा सेटलमेंट अपने को देखने को नहीं मिलेगा, ओके। उसकी जगह पे सेटलमेंट अपने को कैसा देखने को मिलेगा तो बेसिकली वी कैन गेट अ सेटलमेंट विच कैन बी लुक लाइक दिस, ओके। कुछ ऐसा मतलब कॉस्ट टाइप का मतलब अपने को सेटलमेंट फ्लेक्सिबल के अंदर देखने को मिलता है, आप लोगों को पता होगा, बराबर। अगर सैंड रहे तो यही सैंड के अंदर मतलब सेटलमेंट कैसा आ जाएगा तो कि सैंड के लिए कुछ मतलब सेटलमेंट हम लोग ऐसा मतलब बनाते हैं
for the sand. Okay, so it can be look like this. अब होता क्या है तो कि basically when we need a diagram or when we need to draw the pressure diagram, तो for the flexible footing the pressure diagram which can be look like this. बराबर, प्रेशर डायग्राम कैसा रहेगा तो कि कुछ ऐसा मतलब प्रेशर डायग्राम रहेगा फॉर द क्ले फॉर द फ्लेक्सिबल फुटिंग. वही सेम मतलब आपको डायग्राम कैसा मिलेगा तो कि सेम ही डायग्राम मिलेगा किसके लिए तो कि सेम डायग्राम मिलेगा अपने को सैंड के लिए. प्रेशर डायग्राम दोनों के सेम रहेगी. कब? जब मतलब फ्लेक्सिबल फुटिंग अपने पास अवेलेबल हो तब. जबकि मतलब यहाँ पर क्या है तो कि डिफरेंट है. कब? मतलब जब रिजिड फुटिंग हो तब. तो ये दोनों चीज़ें आपको मतलब याद रखनी है. सो इसी से मतलब आगे एक स्टेप बात करें तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या ढूंढते हैं तो कि यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कंसोलिडेशन के बारे में. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट कंसोलिडेशन हियर. ओके, तो कंसोलिडेशन मतलब होता क्या है तो कि एक टाइप का आप कंप्रेशन ही बोल सकते हो या तो एडवांस कंप्रेशन मतलब इसको कह सकते हैं. सो दैट ऑल थिंग्स कवर अप अंडर द कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन के लिए सबसे पहले मतलब समझना क्या ज़रूरी है. सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि कंसोलिडेशन के लिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है. ओके, इफ सपोज वी वांट टू अंडरस्टैंड कंसोलिडेशन देन वी मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कंप्रेसिबिलिटी. सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच रिडक्शन इन वॉल्यूम अकर्स. ओके, तो इससे क्या होता है तो कि जो आपका वॉल्यूम रहता है V उसका क्या होता है रिडक्शन होता है. एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी. ओके, ये क्या है कोई भी मटेरियल की क्या है. This is the property of any material. Okay, so that is known as the compressibility. अब जो सोइल रहते हैं उसके अंदर मतलब कंप्रेसिबिलिटी क्यों रहती है तो कि अगर मतलब सिर्फ हम लोग सोइल की बात करें तो कि सोइल के लिए मतलब क्या होता है तो कि जो मतलब एक्सपोजर ऑफ वाटर रहता है वॉइड्स के अंदर तो वो मतलब बाहर निकल जाए, पानी एक्सपोज हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है. या तो फिर जो एयर रहते हैं बराबर. सो दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर एंड दैट इज़ ड्यू टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स. ओके, तो ये दोनों चीज़ें क्या है, दोनों चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है दोनों चीज़ें हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्रेसिबिलिटी. ओके, तो ऐसा कुछ आप मतलब याद रख सकते हो. अब कंसोलिडेशन क्या होता है तो कि कंसोलिडेशन एक टाइप का मतलब कंप्रेशन ही है. इट इज़ द टाइप ऑफ कंप्रेशन of the soil mass due to the expulsion of water from the voids under the static and the long term pressure. Okay, तो मतलब वही चीज़ को क्या कहते हैं कंसोलिडेशन कहा जाता है. कंसोलिडेशन में मतलब लोड्स क्या क्या रहेंगे तो कि कंसोलिडेशन में आपको मतलब पूछा जाता है कि कंसोलिडेशन मतलब क्या है तो कि जो VS रहता है वॉल्यूम ऑफ मतलब आपका वॉइड्स रहता है वो वॉइड्स में से मतलब क्या निकल जाएगा तो कि वाटर रिमूव हो जाएगा. वाटर रिमूव होगा और कैसे होगा वाटर रिमूव तो कि वाटर रिमूव होगा यहाँ पर ड्यू टू दी लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोड लगेगा, स्टैटिक एंड स्टेडी. ओके, तो उसी की वजह से स्टैटिक एंड स्टेडी लोड की वजह से मतलब जो पानी निकल जाएगा उसी को मतलब क्या कहा जाता है कंसोलिडेशन कहा जाता है. तो कॉम्पैक्शन मतलब किसे कहेंगे तो कि कंप्रेशन ऑफ द सोइल मास बाय एक्सपल्सन ऑफ द एयर. ये किसे कहा जाता है तो कि दिस इज़ फॉर दिस थिंग. ये जो मतलब पूरी मतलब प्रोसेस हो रही है ये प्रोसेस क्या है तो कि ये है कंसोलिडेशन. तो यहाँ पर मतलब एक और चीज़ मतलब ध्यान में आती है वो क्या है तो कि मतलब तो फिर यहाँ पर मतलब अपने को कंप्रेशन किसे कहा जाता है तो कि कंप्रेशन या तो फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं कॉम्पैक्शन. ओके, तो कॉम्पैक्शन मतलब किसे कहा जाता है तो कि कॉम्पैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस कि ऊपर की ओर क्या गया तो कि वाटर रिमूव हो गया. यहाँ पर कॉम्पैक्शन में मतलब क्या होगा तो कि जो सोइल मास रहता है उसमें से मतलब एयर रिमूव हो गया. ओके, तो अगर एयर रिमूव होती है तो उसको क्या कहा जाता है कॉम्पैक्शन. वाटर रिमूव होता है तो उसको क्या कहा जाता है कंसोलिडेशन. ओके, अब एयर रिमूव मतलब होगी तो वो कैसे होगी तो कि दैट इज़ ड्यू टू दी शॉर्ट टर्म. ओके, दिस इज ड्यू टू दी शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं तो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम लोग यहाँ पर मतलब लोड कैसा लगा सकते हैं तो कि वाइब्रेटिंग या तो फिर मतलब वाइब्रेटिंग या तो फिर हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं मूविंग. ओके, तो मूविंग टाइप का अगर लोड अवेलेबल हो या तो वाइब्रेटिंग टाइप का लोड अवेलेबल हो
तो सॉइल मास से मतलब क्या हो जाएगा, एयर रिमूव हो जाएगी एंड दैट इज़ नोन एज द कॉम्पैक्शन। लॉन्ग टर्म का स्टैटिक एंड स्टेडी अगर लोड अवेलेबल हो तो क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए, तो ही हम लोग ये चैप्टर आगे मतलब डिस्कस कर सकते हैं। अब तक का आपको सेशन अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं यहाँ से आगे, तो कि जो मतलब अपने पास कंसोलिडेशन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो कंसोलिडेशन के मतलब स्टेजेस क्या रहते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट द स्टेजेस। आपको एग्जामिनेशन के अंदर स्टेजेस ऑफ कंसोलिडेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो फिर मतलब प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन अगर पूछी जाए तो प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन भी आप इसको मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहला मतलब स्टेज आता है, टोटली मतलब 3 स्टेज अवेलेबल है। फर्स्ट स्टेज इज नोन एज द इनिशियल। ओके, इनिशियल कंसोलिडेशन। तो इनिशियल कंसोलिडेशन आता है, फिर मतलब स्टेज नंबर बी आता है। स्टेज नंबर बी इज नोन एज द प्राइमरी कंसोलिडेशन। एंड उसके बाद मतलब एक स्टेज आता है दैट इज़ नोन एज द स्टेज नंबर सी, दैट इज़ नोन एज द सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ओके, तो ये 3 स्टेज मतलब अपने को देखने को मिलता है। अब जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है, प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या होता है, तो कि रिडक्शन इन द वॉल्यूम जस्ट आफ्टर अप्लाइंग द लोड। पार्शियली सेचुरेटेड जो सोइल रहती है दैट इज़ ड्यू टू एक्सपल्सन एंड कंप्रेशन ऑफ द एयर इन द वॉइड्स। मतलब कि यहाँ पर रिमूव क्या होगा, तो कि एयर वॉइड्स हैं। एयर वॉइड्स मतलब क्या हो गए, एयर वॉइड्स मतलब रिमूव हो गए। ओके, फिर प्राइमरी कंसोलिडेशन की बारी आती है। प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या है, तो कि द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द सोइल। किसकी वजह से, तो कि द स्क्वीजिंग आउट ऑफ द वाटर फ्रॉम द वॉइड्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, तो कि वाटर फ्रॉम वॉइड्स, वॉइड्स से मतलब क्या होगा, तो कि यहाँ पर मतलब पानी निकलेगा, स्क्वीज आउट हो जाएगा। सो दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी कंसोलिडेशन। अब ये 2 चीज़ प्रोसेस है वो मतलब क्या देते हैं, तो कि दिस 2 थिंग्स प्रोवाइड्स अस अ रिमार्केबल। ओके, रिमार्केबल क्या देगी, डेल्टा वी देगी, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम अपने को देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद आता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज़ द क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस। प्राइमरी हो जाए उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक मतलब कंसोलिडेशन की प्रोसेस कंटिन्यूस रहती है, स्लो डेट से रहती है। यहाँ पर भी क्या होता है, तो कि हाईली विस्कोस जो वाटर रहता है वो मतलब सोइल से निकलता है और अपने को सेकेंडरी कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पर भी मतलब निकलेगा तो पानी, लेकिन कैसा, तो कि हाईली विस्कोस वाटर यहाँ से निकलेगा। तो ये मतलब तीनों चीज़ें हैं जो मतलब अपने को याद होनी चाहिए। कंसोलिडेशन प्रोसेस पूछे तो भी आपको ये तीनों चीज़ें ही एक्सप्लेन करनी है। सो लेट्स डिस्कस अगेन। आगे बात करते हैं। आगे मतलब एक चीज़ यहाँ पर एक बंदे ने मॉडल बनाया था। किसने बनाया था, तो कि आप लोगों को पता होगा टेजार्गिस का मतलब एक मॉडल है, दैट इज़ नोन एज द टेजार्गिस पिस्टन मॉडल। ओके, पिस्टन एंड स्प्रिंग मॉडल। तो टेजागी का एक ये मॉडल है पिस्टन एंड स्प्रिंग करके, जो मतलब आप लोगों ने शायद मतलब पढ़ा होगा। सो बेसिकली ये मॉडल मतलब किसके साथ कंपेयर दिया गया है, तो कि जो हम लोगों कार के या तो मतलब गाड़ी का जो पिस्टन रहता है और स्प्रिंग रहता है वो मैकेनिज्म के बेस पे बनाया गया है। ओके, सो आई एम गोइंग टू पुश द सेशन एंड क्विकली draw the diagram for this and the table which we need to understand. Okay, so this is the model which prepared by the Tezagi, that is for the the model prepared by the Tezagi piston and spring model कहा जाता है इसको, and it compares the soil with the help of piston and pin. तो जो सॉइल ग्रेन है, सॉइल ग्रेन को कंपेयर किससे कहा गया है, तो कि सॉइल ग्रेन इज कंपेयर विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। ओके, फिर जो वॉइड्स एंड वाटर रहता है उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है सिलेंडर। फिर परमिएबिलिटी जो रहती है उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है वाल्व ओपनिंग। ओके,
फिर जो मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस रहते, इफेक्टिव स्ट्रेस किसे कहा जाता है, तो कि दैट इज़ द लोड ऑन स्प्रिंग। और लास्ट वाली जो चीज़ है एक्सेस पोर प्रेशर, सो दैट इज़ द लोड ऑन द वाटर। ओके, सो दिस इज़ द लोड ऑन वाटर। तो इसी को मतलब कहा जाता है तेजागिस पिस्टन एंड स्प्रिंग मॉडल आप साइड में देख सकते हो। यहाँ पर जो दिख रहा है दिस इज़ अवर लोड। ओके, दिस इज़ पिस्टन जो दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, तो कि ये अपना मतलब पिस्टन है। फिर मतलब बात की जाए तो यहाँ पर मतलब नीचे की ओर ये जो दिख रहे ग्रीन कलर की, दिस इज़ अवर स्प्रिंग। ओके, एंड द वाल इज़ ऑल्सो मेंशन हियर। सो दिस काइंड ऑफ मॉडल इज़ देयर। ऐसा कुछ मतलब मॉडल यहाँ पर अवेलेबल है। सो लेट्स मूव अहेड। और आगे कंसोलिडेशन में अगर देखा जाए तो अपने को कंसोलिडेशन से फिर मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक बचता है, दैट इज़ नॉन एज द टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर के बारे में आपको मतलब पूछा जा सकता है। तो टाइम फैक्टर मतलब होता क्या है, सो देयर इज़ अ इक्वेशन फॉर द टाइम फैक्टर, दैट इज़ टी वी इज इक्वल टू क्या होता है, तो कि CVT डिवाइड बाई क्या आ जाता है, डिवाइड बाई आ जाता है d²। ओके, तो यहाँ पर मतलब टी क्या दिखा रहा है, सो बेसिकली टी इंडिकेट्स द टाइम फॉर द कंसोलिडेशन। ओके, टाइम फॉर कंसोलिडेशन। एंड डी क्या दिखाता है, डी शोज द ड्रेनेज पाथ। देन आगे बात की जाए तो कि जो डी होता है वो मतलब क्या हो जाता है, तो कि इट कैन बी हाफ, मतलब कि h/2 हो जाता है। कब, जब अपने पास जो ड्रेनेज हो कैसी हो, तो कि डबल ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल हो, तो एट अ टाइम मतलब क्या हो जाता है, एट अ टाइम हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो टी रहता है, टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहता है, तो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d² डिवाइड बाई CV। इसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ओके, तो इफ सपोज अगर हम लोग मतलब CV को कांस्टेंट एज्यूम करें और अपने पास 2 सॉइल हो जिसका अपने को कंपैरिजन देना हो, तो T1/T2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कि D1/D2 और इसका पूरा स्क्वायर। तो ये एक रिज़ल्ट है जो आपको मतलब याद रखना है, काफ़ी सारी एग्जामिनेशंस के अंदर इसके बारे में भी पूछा जाता है। ओके, फिर इसी के बेसिस पे एक और चीज़ अब हम लोग पढ़ सकते हैं। सो लेट्स मेक अ हेडिंग, अनदर हेडिंग। सो बेसिकली दैट हेडिंग इज नोन एज द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। सो दैट इज़ नोन एज द कैपिटल यू से इसको मतलब दिखाया जाता है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ये क्या होता है, तो कि बेसिकली यू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द रेशियो ऑफ द सेटलमेंट एट एनी टाइम। इसके साथ मतलब इसका रेशियो लेंगे, तो कि इसका रेशियो लेंगे तो कि अल्टीमेट सेटलमेंट के साथ। ओके, सो अल्टीमेट सेटलमेंट, इन दोनों का जो रेशियो रहता है इसी को मतलब क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। परसेंटेज में मिलता है, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद द हेल्प ऑफ 100। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज S डिवाइड बाई SF, जहाँ पर S क्या रहता है, S रहता है सेटलमेंट ऑफ एनी टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे सेटलमेंट, और अल्टीमेट सेटलमेंट रहता है SF से इसको दिखाया जाता है। ओके, सो दैट इज़ द U, इसको कहा जाता है U। अब अगर इसी को एक को रिलेट करें टाइम फैक्टर के साथ, या तो टाइम आप मतलब टाइम के साथ अगर इसको को रिलेट किया जाए, तो यहाँ पर अपने को 2 कंडीशन देखने को मिलते हैं। कंडीशन नंबर 1 कुछ ऐसी है, व्हेन यू की वैल्यू कितनी हो, तो कि 60% से जब कम हो, एट अ टाइम मतलब क्या हो जाता है, एट अ टाइम TV दैट इज टाइम फैक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ π/4। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, तो कि u इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 100, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ओके, परसेंटेज टू वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए, और उसका पूरा स्क्वायर। यही वैल्यू अगर हम लोगों को मतलब चाहिए, तो कि लेट्स से कि इफ सपोज द वैल्यू विल चेंज व्हेन u ग्रेटर देन 60%, मतलब u की वैल्यू 60% से अगर ज़्यादा हो, तो यही वैल्यू अपने को TV की वैल्यू कितनी मिलेगी, TV विल बी 1.781 माइनस क्या आ जाएगा 0.933 लॉग, लेकिन कौन सा, तो कि बेस 10 वाला। ओके, लॉग बेस 10 मल्टीप्लिकेशन के अंदर 100 माइनस U परसेंटेज। ओके,
सो दिस टू रिजल्ट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये दोनों भी एग्जामिनेशन के अंदर काफ़ी बार पूछे गए या तो काफ़ी बार आपको इसके बेस पे MCQ देखने को मिलेंगे। ओके, सो दिस आर द टू रीजंस विच यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देन अभी कंसोलिडेशन टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट समथिंग फॉर द कंसोलिडेशन टेस्ट। ओके, कंसोलिडेशन मतलब टेस्ट कैसे होती है, तो कि फॉर द कंसोलिडेशन टेस्ट बेसिकली जो भी कंसोलिडेशन टेस्ट हम लोग करते हैं किस में करते हैं, तो कि एक ओइडियोमीटर आता है, द इंस्ट्रूमेंट नेम्ड एज द ओइडियोमीटर। ओके, OEDO मीटर, ओइडियोमीटर आता है, या तो फिर इसी को ही मतलब क्या कहा जाता है, अगर दूसरा नाम इसका आपको अगर पूछा जाए तो कंसोलिडोमीटर कहा जाता है। ओके, कंसोलिडोमीटर। तो ये मतलब दो इंस्ट्रूमेंट है, दोनों सेम ही है, जिसका इस्तेमाल होता है कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए। ओके, तो कंसोलिडेशन टेस्ट में मतलब होता क्या है, तो कि अगर बात करें कंसोलिडेशन टेस्ट की तो ए इन द सेंस ऑफ कि फर्स्ट वन और सेकंड वन। ओके, ऑब्वियसली। सो एक आता है आपका मतलब फ्लोटिंग रिंग सेल। ओके, ये मतलब क्या है, टाइप ऑफ टेस्ट है। इसमें क्या होता है, तो कि अपर एंड लोअर दोनों मतलब कैसे रहते हैं, दोनों पोरस स्टोन रहते हैं, और उसके बीच में यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर मतलब सोइल का सैंपल रहता है, और दोनों से मतलब क्या करते हैं, दोनों को मतलब मूव कर सकते हैं, दोनों स्टोन्स को कंप्रेस कर सकते हैं, दोनों स्टोन से मतलब सोइल को। ओके, और जो भी मतलब कंसोलिडेशन आपका पानी निकलेगा या तो जो एयर ओवर्स है वो निकलेंगे, और आपको मतलब कि सोइल जो रहती है वो मतलब कंसोलिडेट होती है। ओके, सिमिलरली इसका ये मतलब एक दूसरा टाइप आता है, दैट इज़ लेट्स से बी। तो ये क्या आता है, तो कि फिक्स्ड रिंग सेल टाइप। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, तो कि यहाँ पर मतलब देखने को देखा जाए तो एक मतलब स्टैंड आप बोल सकते हो, या तो एक मतलब बेस बोल सकते हो। तो बेस इज़ फिक्स। ओके, यहाँ पर क्या होता है, बेस इज़ फिक्स्ड। बेस आपका क्या रहता है, फिक्स रहता है, और ऊपर की ओर क्या रहता है, ऊपर की ओर एक मतलब पोरस स्टोन रहता है। ये क्या रहता है, ये फिक्स नहीं रहता, इससे आप मतलब यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर सकते हो। ओके, बीच में क्या रहता है, बीच में आपका सोइल का सैंपल रहता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मतलब इतना टेस्ट के बारे में जानना आप लोगों के लिए इनफ रहेगा। एक और चीज़ कि अगर आपको कभी भी परमिएबिलिटी मेजरमेंट करनी होगा, इफ़ सपोज यू वांट टू मेजर अ परमिएबिलिटी, होगा परमिएबिलिटी एट एनी टाइम, तो आप मतलब परमिएबिलिटी कोई भी टाइम पे मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब फिक्स रिंग सेल जो है उस टाइप की जो टेस्ट कर रहे हो वहाँ पर आप एनी टाइम पे सैंपल की परमिएबिलिटी भी मेज़र कर सकते हो एडिशनली। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से मतलब आपको एग्जामिनेशन में शायद पूछा जाए, तो आप लोगों को बता दिया। लेट्स मूव अहेड। So let's discuss one of the important topic which is associated with the consolidation but in a different manner. So basically होता क्या है, तो कि that is known as the compaction. Compaction मतलब होता क्या है, तो कि compaction is a process, एक टाइप के मतलब process है with the help of mechanical tools to improve the engineering properties of the soil. Okay, ये होता क्यों है, to improve engineering properties of the soil, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। तो इसको कहा जाता है मतलब कॉम्पैक्शन। किससे होता है, तो कि इट कैन बी हैपन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल टूल्स। ओके, मैकेनिकल टूल्स या तो मैकेनिकल आप मतलब कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह गिन सकते हो। ओके, इसमें भी मतलब क्या होता है, इसमें भी मतलब आपका जो है वो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम रिडक्शन होता है। ओके, बट ये क्या है, तो कि काफ़ी क्विक प्रोसेस है, या तो काफ़ी मतलब जल्दी वाली प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए मतलब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द शॉर्ट टर्म प्रोसेस। ओके, शॉर्ट टर्म प्रोसेस विच यू मेक इट डिफरेंट। ओके, तो इसको कंसोलिडेशन से मतलब डिफरेंट करते हैं। तो कि मतलब इससे होता क्या क्या है, तो कि जो मतलब आपके पास सोइल अवेलेबल रहते हैं उसका वॉइड रेशियो, परमिएबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह चीज़ों में मतलब इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर मतलब देखने जाए तो अगर मतलब पॉजिटिव इफ़ेक्ट की बात करें, पॉजिटिव इफ़ेक्ट, तो आपकी जो परमिएबिलिटी रहती है, परमिएबिलिटी ऑफ सोइल। फिर सेकंड बात करें तो आपका जो वॉइड रेशियो है, एंड थर्ड बात करें तो ऑब्वियसली कंप्रेसिबिलिटी,
ये सारी चीज़ें मतलब क्या होगी, ये सारी चीज़ें डिक्रीज़ होगी। अगर इसके अलावा और पॉजिटिव बात करें तो क्या होगा, तो कि मतलब जो आपकी शियर स्ट्रेस रहती है या तो शियर स्ट्रेंथ रहती है सॉइल की, ओके, तो जो शियर स्ट्रेंथ रहती है वो कैसी होती है, वो इंक्रीज़ होगी। तो ये दोनों चीज़ें अपनी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी इम्प्रूव करने के लिए काम में आती हैं। अब कॉम्पैक्शन टेस्ट मतलब या तो कैसे मतलब की जाती है, कितना अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन लगेगा, या तो OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कैसे होगा, तो उसके लिए मतलब एक टेस्ट है दैट इज़ नोन एज द लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट एंड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। लेट्स सी दैट। So as per our Indian standard, we have two classification of the test. Indian standard के accordingly दो classification किया गया है टेस्ट का. So one can be represented as light Proctor test. Okay, so first one, this is not visible I guess, so let's choose this. Okay, so first one, the one can be represented as the light compaction टेस्ट एंड सेकंड वन दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, उसको मतलब लिखते हैं लेट्स से ग्रीन कलर से. सो सेकंड वन इज रिप्रेजेंटेड एज द हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट. ओके, तो ये मतलब जो लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट है दैट इज़ एज सिमिलर एज, जो लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट है वो मतलब किसके सिमिलर है, क्योंकि इट कैन बी एज सिमिलर एज आवर standard Proctor test, and it is as similar as our modified Proctor test. ओके, तो दोनों चीज़ों के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर. सो दोनों मतलब यूज़ कहाँ पर होती है, तो कि दोनों का यूज़ मतलब हम लोग जो भी मतलब हाईवेज़ है या तो एम्बैंकमेंट्स है, कैनाल्स है, एक्सप्रेसवेज है या तो रनवेज है, उन सब में मतलब कॉम्पैक्शन का अमाउंट पता लगाने के लिए करते हैं. यहाँ पर जो हम लोग मतलब लेंगे, क्या लेंगे, मोल्ड. ओके, तो यहाँ पर जो मोल्ड रहेगा वो मतलब मोल्ड का वॉल्यूम क्या रहेगा, मोल्ड का वॉल्यूम रहेगा अपने पास जो है वो मतलब रहेगा 1 लीटर. ओके, 1 लीटर का मतलब मोल्ड रहेगा. 3 लेयर के अंदर हम लोग ये मोल्ड को मतलब फिल करेंगे और ईच लेयर के अंदर मतलब हम लोग 25 हैमर के ब्लो देंगे. ओके, और जो हैमर रहेगा वो हैमर की मतलब जो स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा, तो कि इट कैन बी 2.60 kg. ओके, और हाइट ऑफ फॉल कितना रहेगा, तो कि 31 सेंटीमीटर जितना हाइट ऑफ फॉल आपका देखने को मिलेगा. सिमिलरली अगर सामने की बात की जाए हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट के अंदर, तो यहाँ पर जो मतलब अपने पास क्या रहेगा, यहाँ पर जो मोल्ड रहेगा वो मोल्ड कैसा रहेगा, तो कि इट कैन बी ऑल्सो 1 लीटर बराबर. यहाँ पर क्या होगा, तो कि 5 लेयर्स रहेंगे और पांचों लेयर के अंदर मतलब 25 ब्लोज लगेंगे. ओके, अब जो यहाँ पर जो 25 ब्लोज लगने वाले वो हैमर मतलब कैसा रहेगा, सो दैट हैमर हैविंग द वेट ऑफ 4.90 किलोग्राम. ओके, नियरली मतलब 5 किलोग्राम का हैमर रहेगा. फॉल कहाँ पर होगा, तो कि 45 सेंटीमीटर की हाइट से इसको फॉल करवाया जाता है. सो लेट्स मूव अहेड. एक और चीज़ अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो मैं यहाँ पर मतलब लिखता हूँ. सो इफ़ वी कंपेयर दिस टू थिंग्स, बराबर, इन दोनों को अगर एक दूसरे से कंपेयर किया जाए तो ये वाली जो इफ़ेक्ट है दैट इज़ 4.55 टाइम्स मोर होती है. ओके, टाइम्स मोर किससे, तो कि मतलब जो मतलब स्टैंडर्ड प्रोक्टर मतलब टेस्ट है या तो फिर हम लोगों ने जो लाइट टेस्ट ली उसके कंपैरिजन के अंदर ये क्या होती है, तो कि 4.55 टाइम्स ज़्यादा मतलब आपको देखने को मिलती है. ओके, आगे बात करते हैं. सो बेसिकली अब यहाँ पर एक कंडीशन है, राइट डाउन लाइक हियर. एक कंडीशन है कि अगर आपके पास जो भी मतलब सोइल है, ओके, सो परसेंटेज ऑफ द सोइल रिटेन ऑन कहाँ पर, तो कि 4.75 mm की जो मतलब अपनी ISCU रहती है. ओके, उसके अंदर अगर मतलब जो ISCU अपने पास अवेलेबल है वो ISCU के अंदर अगर मतलब क्या है, तो कि उसके अंदर मतलब 20% से ज़्यादा मतलब रिटर्न अपने को मिलता है. तो क्या करेंगे, तो हम लोग मतलब जो मोल्ड लगे वो मोल्ड मतलब कैसा लगे, तो मोल्ड वी विल कंसिडर एज अ 2.25 लीटर. ओके,
2.25 लीटर का हम लोग मोल कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर नंबर ऑफ जो आपके मतलब ब्लोज रहेंगे, और नंबर ऑफ ब्लोज मतलब कितने हो जाएंगे, तो कि नंबर ऑफ ब्लोज हो जाएंगे 56। किसके लिए, तो कि बोथ स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के लिए और मॉडिफाई प्रोक्टर टेस्ट के लिए, दोनों के लिए मतलब सेम ही हो जाएंगे। एंड दिस स्टेटमेंट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर यहाँ पर एक और चीज़ अपने को देखने को मिलती है, लेट्स सी दैट। सो लेट्स डिस्कस सम कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स। कुछ मतलब कॉम्पैक्शन करने के जो मतलब इक्विपमेंट्स हैं, आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग अलग अलग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं टू कॉम्पैक्ट दिस सोइल। ओके, अब ये कोई भी टाइप की साइट हो आपकी, अब फाउंडेशन का काम करते हैं या तो रोड का काम करते हैं, तो अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें पहले सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा दैट इज़ नोन एज द टेम्पर्स। ओके, टेम्पर्स रहता है। टेम्पर्स कैसा रहता है, तो कि एक टाइप का मतलब क्राफ्टेड आप बोल सकते हो वेट रहता है, जो मतलब हम लोग सोइल को मतलब यूनिफॉर्मली मतलब कॉम्पैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो ये मतलब छोटे मतलब ट्रेंचेस हो या तो फिर मतलब एबर्ट्समेंट है ब्रिज के पीछे के, वो सारी चीज़ों के लिए मतलब हम लोग यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ काइंड ऑफ हैंड का मतलब इस्तेमाल करके, या तो फिर मतलब कोई मतलब ट्रैक्टर वगैरह के पीछे लगा के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली मतलब जो भी मतलब स्मॉल ट्रेंचेस है, ओके, स्मॉल ट्रेंचेस के अंदर, या तो फिर मतलब जो ब्रिज का पीछे का पार्ट है, दैट इज़ द बिहाइंड ब्रिज इम्बैक्टमेंट, ऐसा मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं, या तो फिर मतलब एबटमेंट मतलब इसको बोल सकते होगे। तो ऐसी जगह पे मतलब इसका इस्तेमाल होता है, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। फिर मतलब अलग अलग टाइप के रोलर हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले बात करते हैं, दैट इज़ द स्मूथ व्हील रोलर। ओके, स्मूथ व्हील रोलर, आपको मैच द फॉलोइंग करके मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के रोलर दिए जाते हैं और सामने अलग अलग टाइप की सोइल दी जाती है। तो उसके अंदर आपको मतलब ये चूज़ करना रहता है। तो अगर स्मूथ व्हील रोलर की बात करें तो कहाँ पर मतलब यूज़ होगा स्मूथ व्हील रोलर, तो फॉर द ग्रेन्यूलर सोइल रहती है टू प्रोवाइड द स्मूथ सरफेस ओवर दैट, so we are using that smooth wheel roller. Okay, so it can be used for the granular soils. फिर इसके बाद अगर बात की जाए तो मतलब एक अपने को देखने को मिलता है न्यूमेटिक रोलर। ओके, यहाँ पर पी जो है वो मतलब साइलेंट है, तो चीज़ याद रखना, दिस इज़ नॉन एज द न्यूमेटिक रोलर। न्यूमेटिक रोलर मतलब क्या होता है, तो कि न्यूमेटिक रोलर अपने को देखने को मिलता है फॉर द कोहेसिव एंड नॉन कोहेसिव, दोनों टाइप की मतलब जो सॉइल रहती है उसके लिए। ओके, सो इट कैन बी यूज फॉर द सैंड, इट कैन बी यूज फॉर द क्ले। तो जो मतलब कोहेसिव एंड नॉन कोहेसिव दोनों मतलब सॉइल के लिए इसका इस्तेमाल होता है, बराबर। फिर आगे बात करते हैं, दैट इज़ द फोर्थ वन, दैट इज़ नोन एज द सीप फुट रोलर। सीप फुट रोलर, ओके, तो सीप फुट रोलर मतलब कहाँ पर यूज़ होता है, तो कि दैट इज़ मोस्टली मतलब क्ले के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो क्ले इज़ काइंड ऑफ कोहेसिव सोइल, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, इट कैन बी यूज फॉर द कोहेसिव सोइल। ओके, फिर बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज़ अवर लास्ट वन, एंड दैट इज़ नोन एज द वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर। ओके, वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर्स जो रहते हैं वो छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, अलग अलग साइज़ के काफ़ी सारे मिलते हैं। सो इट इज़ मोस्टली यूज फॉर द ग्रेन्यूलर सोइल। ओके, इट कैन बी सैंड, तो सैंड के लिए मतलब इसका इस्तेमाल अपने को ज़्यादातर देखने को मिलता है। ओके, सो इट कैन बी लुक लाइक दिस। फिर एक चीज़ यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं, दैट इज़ नोन एज द रिलेटिव डेंसिटी। तो कि रिलेटिव मतलब डेंसिटी होता क्या है, तो कि रिलेटिव डेंसिटी इज़ द रेशियो ऑफ द ड्राई डेंसिटी इन द फील्ड टू द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑब्टेन इन द लैब। ओके, सो दिस इज़ द गामा डी एट फील्ड के ऊपर जो अपने को गामा डी मिल सकती है, ओबियसली लेबोरेटरी में ओवन ड्राई मेथड से ज़्यादा मिलेगी। तो कि मैक्सिमम मतलब गामा डी मिलेगी कहाँ पर, तो कि एट द लैब।
इन दोनों का जो रेशियो रहता है उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, एंड इट कैन बी मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ 100 टू ऑब्टेन दी आवर रिजल्ट इन द परसेंटेज। ओके, फिर काफ़ी बार मतलब आपको जो मतलब प्लंजर यूज़ होता है प्रोक्टर टेस्ट के लिए, तो प्लंजर के बारे में भी मतलब पूछा जाता है, तो हम लोग यहाँ पर ही ऊपर जो प्रोक्टर टेस्ट है वहाँ पर ही लिख देते हैं। सो लेट्स राइट डाउन हियर। ओके, यहाँ पर मैं मतलब लिख रहा हूँ इन दिस साइड। एक क्या रहता है तो कि जो प्रोक्टर मतलब नीडल रहती है, या तो इसको क्या बोलते हैं, प्लंजर बोलते हैं। ओके, तो ये नीडल मतलब कितनी रहती है तो कि इट कैन बी 7.50 सेंटीमीटर इनटू द सोइल टू नो द पेनिट्रेशन। ओके, इतनी मतलब कहाँ पर जानी चाहिए तो कि अंदर जानी चाहिए टू नो द पेनिट्रेशन। तो ऐसे क्वेश्चन करंटली काफ़ी ज़्यादा मतलब पूछे जाते हैं। ओके, सो दिस थिंग यू मस्ट नीड टू रिमेंबर। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वन, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो लेट्स मूव हेड। वो आपको यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द कॉम्पैक्शन। सो लेट्स राइट डाउन दैट थिंग और लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। ओके, तो कौन कौन से मतलब फैक्टर हो सकते हैं कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करने के लिए, तो कि द फर्स्ट वन इज़ द वाटर कंटेंट, एज ऑब्वियस आप लोगों को पता होगा। सेकंड वन दैट इज़ द अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन, तो जितना ज़्यादा मतलब कॉम्पैक्शन अमाउंट रहेगा या तो जितना ज़्यादा हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा मतलब अपने को कॉम्पैक्शन देखने को मिलेगा। एंड द थर्ड वन इज़ द टाइप ऑफ सोइल, तो जैसी सोइल रहेगी उसके अकॉर्डिंगली भी कॉम्पैक्शन अपने को देखने को मिलता है। ओके, फिर दो चीज़ें आती है, या तो आप एक मतलब दो रिजल्ट है ऐसा भी आप मतलब बोल सकते हो। दिस आर द रिजल्ट्स विच यू नीड टू रिमेंबर, जो आपको मतलब याद रखने हैं रिजल्ट। उसमें अगर मतलब पहला रिजल्ट की बात करें तो कि मतलब जो सोइल मतलब रहते हैं सोइल कॉम्पैक्टेड, सोइल कॉम्पैक्टेड कौन से मतलब ड्राई में। ओके, सो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। ओके, तो इसमें मतलब क्या रहते हैं तो कि मतलब मोर स्वेलिंग देखने को मिलती है, एंड इसी के अंदर मतलब अपने को क्या मिलेगा तो कि मोर शियर स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। ओके, तो ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। वही सेम अगर मतलब यही सोइल को हम लोग क्या करेंगे तो कि इफ सपोज द सोइल इज सेम, तो कि सोइल कॉम्पैक्टेड वेट ऑफ ऑप्टिमम, तो मतलब क्या मिलेगा तो कि यहाँ पर अपने को क्या होगा तो कि लो स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और यही सोइल के अंदर क्या होगा यहाँ पर ही अपने को मतलब जो शियर स्ट्रेंथ आएगी वो भी कैसी लगेगी, लो देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर अपनी जो शियर स्ट्रेंथ है वो भी कैसी रहेगी, लो रहेगी। तो ये दो रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं फॉर द सोइल। So let's end the session here. So this is part number 4, and please stay connected and subscribe the channel for the part number 5. Thank you for the watching. Please share the session with your friend. Okay, thanks a lot.